दोस्तों सालों पहले हमारे जिगरी दोस्त रसिया ने हमें सुखोई जेट तो दिए, लेकिन 20 सालों तक भारत से वो सीक्रेट फॉर्मूला क्यों छुपाया जो 1600 डिग्री की आग के अंदर भी नहीं पिघलता है। दोस्तों बंद दरवाजों के पीछे भारत के साथ में आखिर कौन सा खौफनाक खेल खेला जा रहा था। 65,000 करोड़ का सुपर सुखोई महा प्रोजेक्ट दांव पर लगा था। अगर HAL की गुप्त लेबोरेटरी के अंदर चल रहा वो सीक्रेट इंजन टेस्ट फेल हो जाता तो कैसे भारत के 260 सुखोई जेट रातों रात जमीन पर खड़े कबाड़ के अंदर तब्दील हो जाते। वायुसेना की गर्दन किस फंदे के अंदर फंसी थी और कैसे 55% से सीधा 99.5% की सीधी जंप लगा करके भारतीय वैज्ञानिकों ने रातों रात ऐसा चमत्कार कैसे कर दिया है जिसने चाइना से लेकर के इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी। दोस्तों यूक्रेन युद्ध की आड़ में क्या भारतीय वायुसेना की सप्लाई चेन का गला घोटने की कोई गहरी साजिश रची गई थी। एक छोटा सा टरबाइन ब्लेड जिसका वजन रफ्तार के साथ में कई टन हो जाता है, उसके अंदर 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से की भी चूक होती तो पूरा इंजन धमाके के साथ में उड़ जाता। तो फिर बिना रशियन मदद के भारत ने इस जानलेवा थर्मोडायनेमिक्स चक्रव्यूह को कैसे भेदा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मीडिया के अंदर छवि ये खबरें सिर्फ एक रूटीन इंजन टेस्ट या फिर किसी आम रक्षा सौदे का हिस्सा हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भारत के उस खौफनाक 5th जनरेशन एमका फाइटर जेट की पहली धड़कन है। असली खेल तो दोस्तों अब शुरू हुआ है। भारत के रक्षा और एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर हाल ही के अंदर 2 ऐसे मील के पत्थर हासिल किए गए हैं जो सतह पर भले ही सामान्य तकनीकी उपलब्धियां लगें, लेकिन गहराई के अंदर जाने पर आपको समझ में आएगा कि ये भारत की जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और सामरिक संप्रभुता के लिए एक ऐसा निर्णायक मोड़ है जिसने वेस्टर्न ताकतों की नींद हराम कर दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा STFE-25 कोर इंजन का 99.5% रोटेशनल गति तक पहुंचना और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के AL-31 FP इंजन्स की टोटल टेक्निकल लाइफ यानी कि TTL को 2000 से बढ़ाकर के 2500 घंटे तक करना, ये दोनों घटनाएं कोई संयोग नहीं है। ये भारतीय रक्षा विनिर्माण के इतिहास के अंदर एक नए युग का शंखनाद है। दोस्तों एक ऐसा शंखनाद जो बताता है कि भारत अब हथियारों का सिर्फ एक खरीदार नहीं है, बल्कि उन्हें अपने दम पर जिंदा रखने और अपग्रेड करने वाली एक एरोस्पेस महाशक्ति बन चुका है। लेकिन दोस्तों इस चमत्कार के पीछे जो तकनीक और कूटनीति का खूनी खेल खेला जा रहा है वो आपको हैरान कर देगा। अगर आप एक गंभीर रक्षा विशेषज्ञ के नजरिए से देखें तो मुख्य धारा की मीडिया अक्सर इन खबरों को मेक इन इंडिया के नारों तक सीमित कर देती है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे तकनीकी हस्तांतरण यानी TOT की जो जटिलताएं हैं, रसिया के साथ हुई कूटनीतिक सौदेबाजी और स्वदेशी सप्लाई चेन का जो अभूतपूर्व संघर्ष छिपा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दोस्तों गैस टरबाइन यानी कि टर्बोफेन इंजन बनाना मानव इतिहास के सबसे जटिल इंजीनियरिंग कार्यों में से एक माना जाता है। आज की तारीख के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर ICBM बनाने वाले देशों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों उन्नत एरो इंजन बनाने की पूर्ण और निर्विवाद क्षमता केवल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया के पास ही है। चाइना जैसा देश जिसने रक्षा अनुसंधान के अंदर दशकों से अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए, वो आज भी अपने WS-10 और WS-15 इंजन्स की विश्वसनीयता को लेकर के संघर्ष कर रहा है। ड्रैगन की रिवर्स इंजीनियरिंग यहां आकर के हाँफने लगती है, क्योंकि इंजन केवल कॉपी करने से नहीं बनते हैं, उन्हें थर्मोडायनेमिक्स के क्रूर नियमों के तहत ढालना पड़ता है। ऐसे अंदर दोस्तों HAL का STFE-25 प्रोजेक्ट भारत का अपना स्वतंत्र और बेहद आक्रामक प्रयास है जिसने पूरी दुनिया के एरोस्पेस मार्केट के अंदर खलबली मचा दी है। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ है HAL की लैब्स के अंदर जिसने रातों रात पासा पलट दिया है। अब दोस्तों जरा इस थर्मोडायनेमिक चुनौती की गहराइयों को समझिए। किसी भी टर्बोफेन इंजन का कोर उसका धड़कता हुआ हृदय होता है। इसके अंदर हाई प्रेशर कंबस्टर दहन कक्ष यानी कि कम्स्टर और हाई प्रेशर टरबाइन शामिल होते हैं। ये इंजन का वो हिस्सा है जहां तापमान 1400 से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
दोस्तों ये टेम्परेचर टाइटेनियम और स्टील जैसी बेहद मजबूत धातुओं के पिघलने के बिंदु से भी बहुत आगे होता है। इसके अलावा जब इंजन का टरबाइन अपनी अधिकतम गति पर घूमता है यानी कि हजारों आरपीएम पर, तो टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर अपार अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस काम करते हैं। दोस्तों इस खौफनाक गति के ऊपर एक छोटे से ब्लेड का वजन गुरुत्वाकर्षण के कारण कई टन के बराबर हो जाता है। दोस्तों जब हमारे HAL ने यह ऐलान किया कि STFE-25 का कोर 99.5% मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड तक पहुंच गया है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि इस इंजन का सबसे जटिल, सबसे गर्म और सबसे अधिक दबाव वाला हिस्सा बिना किसी स्ट्रक्चरल फेल्योर के काम कर रहा है। दोस्तों याद रखिए 2024 के मध्य तक ये फुल इंजन परीक्षणों के अंदर केवल 55% गति तक ही पहुंच पाया था। तब कई विदेशी लॉबी और रक्षा क्रिटिक्स भारत का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों 55% से 99.5% तक की ये छलांग साबित करती है कि HAL के डिजाइनरों और इंजीनियर्स ने एरोडायनेमिक स्टॉल, ब्लेड वाइब्रेशन और थर्मल मेल्टडाउन जैसी उन सभी क्रिटिकल समस्याओं को हमेशा के लिए दफन कर दिया है जो दशकों से भारत के कावेरी इंजन जैसे स्वदेशी प्रोग्राम्स को पीछे धकेल रही थी। दोस्तों अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण धातुओं के आकार के अंदर स्थायी तौर पर परिवर्तन आ जाता है, जिसे इंजीनियरिंग की भाषा के अंदर क्रीप कहा जाता है। दोस्तों 99.5% गति के ऊपर सफल परीक्षण ये प्रमाणित करता है कि HAL द्वारा उपयोग किया गया मटेरियल साइंस अब विश्व स्तरीय हो चुका है। दोस्तों किसी भी जेट इंजन के अंदर हवा का प्रवाह अत्यंत संतुलित होना चाहिए। यदि अधिकतम गति पर हवा का प्रवाह थोड़ा सा भी बाधित होता है तो कंप्रेशर स्टॉल हो जाता है, जिससे इंजन के अंदर भयानक विस्फोट हो सकता है। इस गति के ऊपर किसी भी पुर्जे के अंदर 1 मिलीमीटर के हजारवें हिस्से का भी असंतुलन पूरे इंजन को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस थर्मोडायनेमिक चक्रव्यूह को पूरी तरह से भेद दिया है, और इसके पीछे जो धातु विज्ञान का रहस्य है वो दोस्तों और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। 2013 के अंदर HAL के एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बेंगलुरु के अंदर शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 25 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों ये एक लो बाईपास ट्विन स्पूल इंजन है जिसमें 3 स्टेज लो प्रेशर कंप्रेशर और 5 स्टेज हाई प्रेशर कंप्रेशर लगा है। इसके अंदर सबसे आधुनिक एयर कूल्ड टरबाइन ब्लेड्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका वजन और मजबूती का अनुपात है। HAL ने इसके अंदर 3D प्रिंटेड पुर्जों का इस्तेमाल किया है जो टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, वेनेडियम मिश्र धातु के हैं, यानी दोस्तों TI 6AI 4V से बने हैं। ये एरोस्पेस ग्रेड की मिश्र धातु अत्यधिक तनाव झेल सकती है और इंजन का थ्रस्ट टू वे रेशियो 5.56 तक पहुंचा देता है। दोस्तों 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने के अंदर सक्षम ये इंजन भारत के HJT-36 सितारा ट्रेनर विमानों और भविष्य के घातक कैट्स वॉरियर ड्रोन्स प्रोग्राम को ताकत देगा। लेकिन दोस्तों इस कहानी के अंदर एक और ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। इस STFE-25 प्रोजेक्ट के लिए HAL ने भारतीय वायुसेना या फिर रक्षा मंत्रालय से 1 रुपया भी नहीं मांगा है। दोस्तों इसे पूरी तरह से HAL के इंटरनल कॉर्पोरेट फंड से फाइनेंस किया गया है। सरकारी लाल फीताशाही और रक्षा मंत्रालय की बदलती डेडलाइंस के दबाव से बिल्कुल मुक्त होकर के HAL ने शांति से वो काम कर दिखाया है जो भारत को हाउ टू से आगे निकाल करके नो वाई तक लेकर के गया है। मोदी सरकार की रक्षा नीतियों के तहत जब रक्षा क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता का दबाव बढ़ा तो HAL जैसी सरकारी कंपनियों ने अपना पूरा काम करने का तरीका बदल डाला है। भारत ने अब तकनीक को कॉपी करना नहीं बल्कि तकनीक को पैदा करना सीख लिया है। दोस्तों ये एक ऐसा शिफ्ट है जो बताता है कि भारत अब किसी भी विदेशी तकनीक का मोहताज नहीं रहना चाहता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच रसिया के साथ में जो कुछ हुआ है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। दोस्तों अब आते हैं उस दूसरे सबसे बड़े धमाके पर जिसने रसिया से लेकर के अमेरिका तक के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना के पास में लगभग 260 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स मौजूद हैं। ये बेड़ा भारत के आसमान की सुरक्षा का सबसे बड़ा गारंटर है। इन विमानों की रगों के अंदर जो खून दौड़ता है वो है रशियन मूल का AL-31 FP टर्बोफेन इंजन।
दोस्तों ये थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल यानी कि टीवीसी से लैस है, जो सुखोई को हवा के अंदर अकल्पनीय कोबरा मैनूवर करने की कैपेसिटी देता है। आफ्टर बर्नर के साथ में ये 12.5 टन फोर्स का प्रचंड थ्रस्ट पैदा करता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा पेज था। मूल रूप से इस इंजन का प्रमाणित सेवा जीवन यानी टोटल टेक्निकल लाइफ सिर्फ 2000 घंटे का था। इसका मतलब ये कि 2000 घंटे की उड़ान के बाद में इंजन को पूरी तरह से कबाड़ मान करके रिटायर करना पड़ता था। इसके अलावा इसका मीन टाइम बिटवीन ओवरहोल यानी कि MBTBO 1000 घंटे का था। हर 1000 घंटे पर इंजन को विमान से निकाल करके पूरी तरह से खोल करके सर्विस करना पड़ता है। इससे वायुसेना के विमान ग्राउंडेड हो जाते थे और सोटी जनरेशन रेट बुरी तरह से प्रभावित होता था। युद्ध के टाइम के अंदर ये एक घातक कमजोरी साबित हो सकती थी और यही वो नस थी जिसे विदेशी ताकतें दबाना चाहती थी। दोस्तों यहीं पर HAL की ओडिशा में मौजूद कोरापुट इकाई ने वो कर दिखाया है जिसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों 8 जनवरी 2026 को HAL ने ओवरहॉल किए गए पहले इंजन को वायुसेना को सौंपा और इसकी टोटल टेक्निकल लाइफ को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित करके 2000 से सीधे 2500 घंटे कर दिया है। ये 500 घंटे या 25% की लाइफ वृद्धि कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसके सामरिक और लॉजिस्टिक मायने बहुत गहरे हैं। दोस्तों इंजन को बार बार विमान से निकालने और डिपो लेवल पर मरम्मत करने की जरूरत अब कम हो जाएगी। एयरबेस के ऊपर विमान लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए तैयार रहेंगे। एक सुखोई के अंदर 2 इंजन होते हैं, यानी कि 260 विमानों के लिए 520 इंजनों की निरंतर जरूरत है। दोस्तों 500 घंटे की एडिशनल लाइफ का मतलब है कि वायुसेना को अरबों रुपए के नए इंजनों को तुरंत खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे रक्षा बजट की भारी बचत होगी। लेकिन दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती। दोस्तों असली जियोपॉलिटिकल खेल तो और गहराई के अंदर चल रहा है। दोस्तों मीडिया आपको ये कभी नहीं बताएगा कि 2500 घंटे की इस लाइफ एक्सटेंशन के पीछे भारत की एक भयंकर रणनीतिक मजबूरी थी। भारतीय वायुसेना अपने सुखोई बेड़े को 65,000 करोड़ रुपए की विशाल लागत से सुपर सुखोई के अंदर अपग्रेड करने जा रही है। इस अपग्रेड के अंदर पुराने रशियन रडार को उखाड़ करके फेंक करके स्वदेशी विरूपाक्ष ऐसा रडार लगाया जाएगा। नए मिशन कंप्यूटर, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और अस्त्र मिसाइलें लगाई जाएंगी। लेकिन दोस्तों रहस्य की बात तो ये है कि ये सभी नई ऐसा रडार और एवियोनिक्स बहुत ही भारी हैं और इन्हें चलाने के लिए प्रचंड इलेक्ट्रॉनिक पावर और कूलिंग की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये पावर इंजन के जनरेटर से ही आता है। दोस्तों अगर AL-31 FP इंजन पुराना और कमजोर होता तो वो इस अपग्रेडेड विमान का वजन और पावर रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं उठा सकता था। रक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2024 के अंदर HAL को 240 नए AL-31 FP इंजनों के लिए जो 26,000 करोड़ रुपए का विशाल ऑर्डर दिया था, वो इसी सुपर सुखोई प्रोग्राम की रीढ़ है। दोस्तों वर्तमान के अंदर HAL सालाना 30 इंजन बनाता है, लेकिन 2030 तक इस उत्पादन दर को 50 इंजन प्रतिवर्ष ले जाने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों इसके बिना 65,000 करोड़ का अपग्रेड एक सपना ही रह जाता। तो फिर दोस्तों भारत ने इस महासंकट को टाला कैसे? दोस्तों इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे रशिया यूक्रेन वॉर का वो खौफनाक सच छिपा है जिसने भारत की आंखें खोल दी। फरवरी 2022 के अंदर युद्ध शुरू होने के बाद में भारत को समझ में आ गया कि विदेशी सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंट रहना अपनी मौत को दावत देना है। दोस्तों AL-31 FP मूल रूप से रशियन कंपनी NPO, सेट्रन और UMPO द्वारा डिजाइन किया गया था। युद्ध के कारण रशिया के अपने एरोस्पेस बल को इंजनों और स्पेयर पार्ट्स की इतनी भारी जरूरत पड़ी कि रशिया के कारखाने दिन रात सिर्फ अपनी सेना के लिए ही काम करने लगे। भारत जैसे देशों की सप्लाई चेन बुरी तरह से टूट गई। पश्चिमी देशों के काटसा जैसे प्रतिबंधों और स्विफ्ट सिस्टम से रशिया के बाहर होने के कारण व्यापार लगभग असंभव हो गया। ऐसे में दोस्तों भारत को हर हाल के अंदर अपने सुखोई फ्लीट को रशियन सप्लाई चेन से डीकपल करना ही बेहतर था। HAL द्वारा इंजन की लाइफ 2500 घंटे तक बढ़ाना कोई फैक्ट्री का रूटीन काम नहीं था। ये एक स्ट्रेटेजिक क्रैश प्रोग्राम था ताकि चाइना और पाकिस्तान के युद्ध की स्थिति के अंदर भारत को रशिया के सामने हाथ ना फैलाने पड़े।
अब दोस्तों उस धोखे की बात करते हैं जो तकनीकी हस्तांतरण के नाम पर भारत के साथ में हुआ। कोई भी देश चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, वो अपनी सबसे ताकतवर तकनीक आपको प्लेट में सजा करके नहीं देता है। रसिया ने AL-31FP की टेक्नोलॉजी भारत को एक डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत दी थी, जिसे 4 चरणों के अंदर बांटा गया था। दोस्तों पहले और दूसरे चरण में भारत केवल रसिया से CKD और SKD किट आयात करता था और उन्हें कोरापुट के अंदर नट बोल्ट से जोड़ना पड़ता था। तीसरे फेज के अंदर छोटे पुर्जे बनने लगे, लेकिन सबसे बड़ा खेल चौथे चरण के अंदर था। रसिया ने भारत को इंजन बनाने का तरीका यानी कि हाउ टू को तो बता दिया, लेकिन नो वाई कभी नहीं बताया। दोस्तों टरबाइन ब्लेड्स जो 1600 डिग्री का तापमान झेल सकती हैं, उनका मेटलर्जिकल फॉर्मूला रसिया ने भारत से छुपाए रखा। ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स होती हैं जिसमें कोई ग्रेन बाउंड्री नहीं होती, ताकि ये धातुएं टूटे नहीं। दोस्तों रसिया ने दशकों तक इस पवित्र ज्ञान को रोके रखा ताकि भारत हमेशा उसका मोहताज रहे, यानी दोस्तों इंजन की सप्लाई पर रसिया का कंट्रोल बना रहे। लेकिन दोस्तों रसिया भारत के वैज्ञानिकों की जिद को कम आंक के बैठ गया था। भारत के DRDO, DMRL और मिधानी के वैज्ञानिकों ने दशकों से स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण, रिवर्स इंजीनियरिंग और अपने कठोर शोध से उन एरोस्पेस सुपर अलॉय धातुओं को खुद ही विकसित कर लिया। ड्रैगन और विदेशी ताकतों को सबसे बड़ी मिर्ची इसी बात से लगी है। दोस्तों आज HAL जिन 240 इंजनों का निर्माण कर रहा है, उनमें स्वदेशी सामग्री 54% को पार कर चुकी है और 2030 तक भारतीय MSMEs के नेटवर्क के जरिए इससे 63% तक लेकर के जाया जाएगा। 8 जनवरी 2026 को जिस 2500 घंटे की लाइफ का सर्टिफिकेट जारी किया गया, वो रसिया के किसी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने नहीं दिया था। दोस्तों ये HAL, कैमिलैक और DGA QA का अपना स्वतंत्र भारतीय प्रमाणीकरण था। भारत ने इंजन की थकान यानी कि फटीग एनालिसिस और लाइफ साइकिल का गणित खुद क्रैक किया है। दोस्तों भारत को अब किसी भी विदेशी प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मोदी सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का वो कॉन्क्रीट अवतार है जिसे देख करके पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों भारत का ये कदम सिर्फ अपनी रक्षा जरूरतों से सीमित नहीं है, ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ब्रह्मास्त्र है जो ग्लोबल साउथ की रणनीति को पूरी तरह से पलट करके रख देगा। दुनिया भर के अंदर मलेशिया, वियतनाम, अल्जीरिया और कई अफ्रीकी देश सुखोई सीरीज की विमानों का उपयोग करते हैं। रसिया पर लगे सैंक्शंस के कारण इन देशों के लड़ाकू विमान कबाड़ के अंदर तब्दील होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्हें न स्पेयर पार्ट्स मिल रहे हैं और ना ही ओवरहॉल की फैसिलिटी। और दोस्तों यहीं पर भारत की कूटनीतिक एंट्री होती है। दोस्तों HAL द्वारा 2500 घंटे की लाइफ का स्वतंत्र सर्टिफिकेशन भारत को इन देशों के लिए एक ग्लोबल MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल हब के रूप में स्थापित करता है। भविष्य में भारत इन देशों के विमानों की सर्विसिंग करके न सिर्फ अरबों डॉलर का राजस्व कमाएगा, बल्कि इंडो पैसिफिक और अफ्रीका के अंदर अपनी रक्षा कूटनीति का डंका बजाएगा। चाइना जो हथियारों के सस्ते निर्यात से इन देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है, भारत का ये MRO उसकी रणनीति के ऊपर सीधा और करारा प्रहार है। दोस्तों STFE-25 के कोर का 99.5% पर काम करना और AL-31FP की लाइफ को 2500 घंटे तक खींचना, ये दोनों अलग अलग घटनाएं बिल्कुल नहीं हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों इस इंजन के लाइसेंस उत्पादन से HAL कोरापुट के इंजीनियरों ने पिछले 20 वर्षों के अंदर धातु विज्ञान, उच्च दबाव वाले कंप्रेशर के निर्माण और क्वालिटी कंट्रोल का जो अथाह अनुभव अर्जित किया है, उसी अनुभव को उन्होंने अपने स्वदेशी STFE-25 प्रोजेक्ट के अंदर झोंक दिया है। 25 किलो न्यूटन का ये इंजन भले ही आपको थ्रस्ट के मामले में छोटा लगे, लेकिन ये भारत के महत्वाकांक्षी 5th और 5.5 जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA-2 के लिए आवश्यक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले महा इंजन के निर्माण की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। दोस्तों भारत ने टरबाइन की मेटलर्जी और दहन कक्ष की थर्मोडायनेमिक्स का वो पवित्र ज्ञान आखिरकार हासिल कर लिया है जो दुनिया के केवल 4 देशों की बपूती हुआ करता था।
अब चुनौती सिर्फ इस तकनीक को स्केल अप करने की है और भारत जिस आक्रामक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसे देख करके ये तय है कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब भारत के फाइटर जेट पूरी तरह से स्वदेशी इंजनों के ऊपर हवा का सीना चीरेंगे। तो ये सिर्फ रक्षा उपकरणों की खरीद फरोख्त या फिर इस किसी कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कहानी नहीं है, ये भारत की नई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का सबूत है। दशकों तक विदेशी कंपनियों ने तकनीकी रोक करके, प्रतिबंध का डर दिखा करके और पुर्जों की सप्लाई रोक करके भारत को रणनीतिक ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया था। हम सिर्फ एक बड़े बाजार बनकर के रह गए थे जिन्हें दुनिया अपनी मर्जी से हथियार बेचती थी, लेकिन आज नेशनल कॉन्फिडेंस का पैमाना बदल चुका है। भारत ने साबित कर दिया है कि जब राष्ट्रहित की बात आती है तो भारतीय वैज्ञानिक बिना किसी बाहरी मदद के 1600 डिग्री की आग को भी अपने काबू में कर सकते हैं और विदेशी चक्रव्यूह को उसी की भाषा के अंदर तोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, इन इंजनों के लिए आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार।